हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो रिलेशन था हम लोगों ने निकाला था प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में। मतलब प्रेशर वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा और डिस्प्लेसमेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसके बीच में क्या रिलेशन होगा ये निकाला। तो उससे पहले भी हम लोगों ने कुछ प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव के बारे में समझा था। तो ये जो इंटीग्रेशन बताया था ये चीज़, ये मतलब थोड़ा समझने लायक है कि हाँ हम लोग किस तरीके से इसके बीच में फेज का डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि जो प्रेशर वेव है वो ऑलवेज पाई/2 से लीड करता है ना। इधर देखो रेड में कलर में लिखा हुआ है नोट में कि प्रेशर वेव ऑलवेज लीड्स डिस्प्लेसमेंट वेव बाय पाई/2। तो कभी भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन गिवन हो या फिर वेव फंक्शन गिवन हो तो तुम्हें उसमें हमेशा पाई/2 का फेज डिफरेंस रखना पड़ेगा और प्रेशर वेव को लीड कराना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्रेशर वेव का जो एम्पलीट्यूड आया था रिलेशन का वो क्या आया था, बी के एस नॉट। तो ये हमारा वैल्यू निकल करके आया था। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया था। अब स्पीड ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव। देखो स्पीड ऑफ साउंड वेव कैसे आता है, इसमें हम लोग दो तरीके से चीज़ें करेंगे, एक तो न्यूटन का है और एक लैप्लास का है। और कुछ करेक्शंस वगैरह हुए थे, वैल्यूज सही नहीं आ रहे थे, उसके कारण से करेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी। चलो तो इसका भी डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन बताओ। चलो ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे सर बार बार पूछते हो और थोड़ा बहुत तो बता ही देते हो। इसका डेरिवेशन बता देता हूँ, हालांकि उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की क्योंकि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है एनफ है। और साउंड वेव के डेरिवेशंस कभी नहीं आते हैं, उसके काम भी नहीं आते। लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी होता है कि ये आया कैसे, वैल्यूज़ आए कैसे। कहीं पे भी नहीं कराया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं करा रहा हूँ, देखना। तो इसको स्पीड मुझे निकालना है, वेव की स्पीड कैसे होगी। तो पार्टिकल्स जो भी होंगे वो कैसे वाइब्रेट कर रहे होंगे, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा होगा तो पार्टिकल जो है वो ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, है ना। तो जब वाइब्रेशंस होते हैं तो उसके कारण से डेंसिटी भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, बिल्कुल। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस लोकेशन पे जो प्रेशर होगा और इस लोकेशन पे जो प्रेशर होगा वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने अगर इसका एलिमेंट काफ़ी छोटा लिया है तो ये डिफरेंट होगा, डेल्टा एक्स मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस जगह पे x है तो ये कितना होगा x प्लस ऑफ डेल्टा एक्स। तो इस तरफ से प्रेशर लग रहा होगा p और इस तरफ से कितना प्रेशर लग रहा होगा p प्लस ऑफ डेल्टा p। बात को समझना यहाँ पे, मैं इस बस छोटे से एलिमेंट को देख रहा हूँ। ये एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में एक स्पीकर इंस्टॉल कर दिया और ये साउंड वेव को इमिट कर रहा है। और मैंने एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया है, छोटा सा थिकनेस का एलिमेंट चूज़ किया और उसी को मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरफ जो प्रेशर होगा और इस तरफ जो प्रेशर होगा वो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। तो हमें एक बात तो पता है कि जो प्रेशर डिफरेंस है उसी के कारण से ये पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, उस पर फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है वो, है ना। तो पहले हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ें लिख लेते हैं कि जो हमारा एस होता है डिस्प्लेसमेंट वेव वो एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होता है। और जो प्रेशर वेव होता है वो कितना होता है पी नॉट कॉस में लिख लूँगा या फिर मैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई/2 कर लूँगा। तो तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो, कॉस में भी लिख सकते हो या फिर साइन में भी लिख सकते हो। इसका वैल्यू बी के एस नॉट हो जाएगा, बी के एस नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रेशर वेव हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट वेव हो गया। तो इस प्रेशर वेव से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस प्रेशर वेव से ये निकाल सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन से मास की बात हो रही है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उस मास की बात हो रही है। और उसका मास कैसे निकाला जा सकता है बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है कैसे निकाला जा सकता है।
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो उसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो छोटा सा एलिमेंट है, डब्बा है, मान लो, तो इधर से फोर्स इतना लग रहा है, तो ये फोर्स कितना लगा रहा होगा, P इंटू ए, और इधर से फोर्स कितना लगा रहा होगा, P प्लस डेल्टा P इंटू ए, और दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोला है। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस ऑफ P प्लस डेल्टा P इंटू ए इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। अब मैं इसमें से ये पी है, सॉरी, हाँ, माइनस डिफरेंस ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा ये डेल्टा पी इंटू ए माइनस ऑफ डेल्टा पी इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एक्सलरेशन मेरा फाइनली कितना निकल के आ गया, डेट इज माइनस ऑफ डेल्टा पी इंटू ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। ठीक है क्या। अब एक्सलेशन को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, ये सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल का एक्सलरेशन कितना होगा वो कैसे निकाला जाता है, पार्टिकल का वेलोसिटी, क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। और वेलोसिटी निकल गया तो उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग एक्सलरेशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डेल एस बाय डेल टी कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ओमेगा एस नॉट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो ये निकल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एस बाय डेल टी स्क्वायर कीपिंग एक्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, और इसका वैल्यू निकल के आया ओमेगा स्क्वायर एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये चीज़ आ गई। तो ये जो एक्सेलरेशन है मैं एग्जैक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ही निकला, मैंने एफ इज इक्वल्स टू एम ए तो इस एलिमेंट पे लगाया, बिल्कुल। तो वैल्यूज़ को मैं अब पुट कर रहा हूँ। तो इधर लिखा आएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एस नॉट साइन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू, ये डेल्टा पी क्या चीज़ है, याद करो, डेल्टा पी क्या चीज़ है, प्रेशर डिफरेंस। क्या ये डेल्टा पी हो या फिर डीपी हो, इसको हमने पी बोला था, याद है ना। तो सर पी, डेल्टा पे क्यों आया था वहाँ पे, मतलब ये डिफरेंस क्यों आया था प्रेशर? ये चीज़, क्या हमने इसी को डेल्टा पी बोला था स्टार्टिंग में, एकदम याद करो, शुरुआत का लेक्चर, पहला लेक्चर, यही तो हमारा छोटा सा प्रेशर का जंप, और वही चीज़ मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ये पी नॉट, जो अगर तुम्हारा था, अगर मैं उसको लिख लूँ तो ये आ जाएगा, एक मिनट, जो प्रेशर में डिफरेंस आया है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, छोटा सा डीपी से। तो पहले पी कितना आया है, पर कितना लिखा हुआ है, ये रहा, पी नॉट साइन ऑफ, या फिर पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये। अब इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो छोटा सा डेल्टा पी निकलेगा। तुम बोलोगे ये तो ऑलरेडी सर छोटा सा डेल्टा पी है, तुम बात समझे नहीं। ये जो है वो पी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताता है कि कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, एम्पलीट्यूड ये और ये। लेकिन मुझे इसमें डिफरेंस चाहिए तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, वही काम यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो इज इक्वल्स टू पी नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बताओ।
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में करना है वो भी इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, कीपिंग टाइम कांस्टेंट। क्यों कर रहा हूँ ऐसा अभी समझ में आ जाएगा। कीपिंग टाइम कांस्टेंट की जगह पी नॉट, और क्या बाहर निकलेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो माइनस ऑफ के बाहर निकलेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। और ये जो है कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसका वैल्यू मैं अभी जगह पे पुट कर लेता हूँ। डेल्टा पी का वैल्यू ए तो पहले से रहेगा, ये जगह पी नॉट, और ये दोनों माइनस और माइनस प्लस बन गया। एक माइनस पहले से इस जगह पे है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और के है, और फिर ए है ये वाला एरिया, और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और डिवाइडेड बाय एम, ये चीज़। अब कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे साइन वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, इसको मैंने हटा दिया। और अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट के ए, और ये जो dx था उसको मैं इस तरफ ला करके यहाँ पे रख दूंगा, तो dx क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एम। ये दोनों क्या चीज़ है, ए इंटू डेल्टा एक्स। ए डेल्टा एक्स बोल लो या फिर ए डी एक्स बोल लो, हाँ तो एक ही है। ये है तुम्हारा वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम डेल्टा वी, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। पी नॉट के डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एक्स विच इज वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया, डेंसिटी। ये वैल्यू आ जाता है डेंसिटी के बराबर, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट इज इक्वल टू पी नॉट के, और ये डेंसिटी लो। अब क्या करना है बताओ जल्दी से। जो पी नॉट है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे विच इज बी के एस नॉट, बी के एस नॉट इंटू के डिवाइडेड बाय लो। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एस नॉट कैंसिल आउट हो रहा है, और के का भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। के का वैल्यू कितना होता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, सो के इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई वी। एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रो इस तरफ कर लेता हूँ, बी के स्क्वायर है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट। तो फाइनल अब हमारा आंसर आया डेट v इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ v बाय। तो ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ वेव को डिनोट करता है, तो ये भी जो मेरा आंसर निकला है वो वेलोसिटी ऑफ वेव निकला है। इसमें b क्या है हमारा, b है बल्क मॉडुलस, और रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम होगा उस मीडियम का हम लोग डेंसिटी पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो फ्लूइड है, किसी भी फ्लूइड में हम लोग b का यूज़ करते हैं, और जब सॉलिड होता है तो b के जगह पे हम लोग y यूज़ करते हैं, यंग्स मॉडुलस। मैं लिख देता हूँ इसमें, स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड is given by v is equals to root under of v by rho। और जब सेकंड, जब हमारे पास कोई सॉलिड मटेरियल होगा, स्पीड ऑफ साउंड इन
solid is given by v is equals to रूट अंडर ऑफ y बाय। इन दोनों फॉर्मूले को तुम्हें अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत जगह पे यूज़ होता है, ज़्यादातर टाइम तो यही फॉर्मूला यूज़ होता है और सॉलिड में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। वेयर y इज यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अब आता है हमारा न्यूटन्स अजम्पशंस। न्यूटन ने क्या एज्यूम किया स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में निकालने के लिए? क्या एज्यूम किया उसने? उसने ये एज्यूम किया कि कोई भी अगर साउंड वेव है वो मीडियम में, मतलब एयर में, लेट से एयर में प्रोपोगेट कर रहा है, तो ये जो साउंड वेव है आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा मीडियम का, वो चेंज नहीं होगा। तो न्यूटन का एजम्पशन क्या था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन of the sound wave the temperature of the medium will remain constant। उसने ये बताया, बोला ठीक है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हैं, तो पी वी क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पी एंड वी के मल्टीप्लिकेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो हो जाएगा पी डी वी प्लस ऑफ वी डी पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ये क्या बन जाएगा? एक टर्म को उस तरफ लेकर के चले जाओ, तो ये बन जाएगा पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डी पी, और डी वी को उस तरफ कर लो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी डी पी बाय डी पी। याद करो, माइनस ऑफ वी डी पी बाई डी वी क्या चीज़ होता है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता है। तो इस चीज़ को हम लोग, इस पूरे टर्म को बी लिख सकते हैं, बल्क मॉडुलस। तो मेरा बल्क मॉडुलस कितना निकल के आया? डेट बी इज इक्वल्स टू पी। तो ये बात तुम लोग याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसको वापस से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसे याद रखना कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना होता है? प्रेशर के बराबर। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ा ऊपर करो। ये लो। तो हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ वेव निकाला था कितना? रूट अंडर ऑफ पी बाय रो, यही तो निकाला था। और जैसा न्यूटन ने एज्यूम करा, और एज्यूम करके वो बेसिकली निकालना क्या चाहता था? बी को निकालना चाहता था। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? पी निकल के आ गया। तो अब मैं वेलोसिटी ऑफ वेव आराम से निकाल सकता हूँ। तो पुट करते हैं। तो जब पुट किया गया, न्यूटन ने पुट करके इसमें वैल्यू निकाला, रूट अंडर ऑफ बी बाय रो के जगह पे पी बाय रो होगा। जब पुट करके वैल्यू निकाला गया तो जो वैल्यू था वो एग्जैक्टली डेटा से मैच नहीं कर रहा था। 293 95 के आसपास में वैल्यू आ रहा था, लेकिन जो स्पीड होता है साउंड वेव का एयर में वो कितना होता है? 340 के आसपास में होता है ना, या 333 भी लेते हैं, डिपेंड करता है टेम्परेचर वगैरह पे। तो इसी के आसपास में होता है, 330 या 340
के आसपास में होता है, लेकिन यहाँ से जो वैल्यू आ रहा था वो 295 के आसपास में आ रहा था। तो डेटा जो है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद आए लैपलास भाई साहब, उन्होंने बोला कि न्यूटन ने जो एज्यूम करा है वो थोड़ा सा उसमें गलती है, और इन्होंने एक करेक्शन दिया, उसको हम लोग लैपलास करेक्शन के नाम से जानते हैं। लैपलास करेक्शन, लैपलास ने बताया कि अगर कोई भी साउंड वेव मीडियम में प्रोपोगेट करता है, यहाँ पे कोई स्पीकर है और इसने वेव को प्रोपोगेट किया, तो इस मीडियम को इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि वो सराउंडिंग से हीट को एक्सचेंज कर पाए। तो जो हीट का एक्सचेंज है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज। उन्होंने बोला कि कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। तो लैपलास ने करेक्ट करके बताया कि लैपलास सजेस्टेड that there is no heat exchange during the propagation of wave. ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव क्यों नहीं हो पाता है हीट का एक्सचेंज? क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इस मॉलिक्यूल्स को टाइम ही नहीं मिलता है कि वो हीट को एक्सचेंज कर पाए। तो अगर वो हीट को एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है तो डेल्टा क्यू हो गया ज़ीरो, और डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है तो हम लोग कैसा प्रोसेस एज्यूम करते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उसने बता दिया कि हाँ ये जो है एक ऐसा प्रोसेस में होगा जिसमें कि हीट का एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होगा, और हीट का एक्सचेंज इन्वॉल्व कौन से प्रोसेस में नहीं होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? बल्क मॉडुलस, क्योंकि वही तो निकालना है हमारा काम। P v रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। इसी को फिर से मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ पार्शियली। ये हो जाएगा पहले P को कांस्टेंट मान के V का डिफरेंशिएशन, फिर V को कांस्टेंट मान के P का डिफरेंशिएशन। तो V को कांस्टेंट माना, अब मैं P को कांस्टेंट मानूंगा, और P एज इट इज। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो V रेज टू पावर गामा dp बोलो या डेल पी बोलो, इज इक्वल्स टू गामा V रेज टू पावर गामा माइनस 1 P dv। बताओ क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और इसमें 1 बचेगा? Yes, sir. ये जगह V dp इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ P dv माइनस साइन के साथ। तो इधर से मैं फिर से बल्क मॉडुलस निकाल लिया, और बल्क मॉडुलस कितना निकल के आया है हमारा? गामा टाइम्स ऑफ P। सो बल्क मॉडुलस कम्स आउट टू बी गामा टाइम्स ऑफ P। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि तो बल्क मॉडुलस होता है वो गामा टाइम्स ऑफ P होता है, और किस प्रोसेस के लिए? ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। बल्क मॉडुलस तो B इक्वल टू P करेक्ट है कि रॉन्ग है? वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल नहीं, B इज इक्वल टू P करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव बोलेंगे कि रूट अंडर ऑफ P बाय रो, तो ये गलत है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। बल्क मॉडुलस जो होता है वो P होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना आ गया? रूट अंडर ऑफ गामा P बाय रो।
तो हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ किया करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग को ऑलवेज यूज़ करना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ गामा पी बाय, और गामा के बारे में मैंने आई थिंक डिस्कस किया हुआ है तुम लोगों से। गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी पी बाय सी वी इज इक्वल्स टू एफ बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय एफ बाई टू, और ये निकल के आता है एफ प्लस टू डिवाइडेड बाय एफ। शीट में तुम्हें ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि गामा से तुम्हारा आंसर आएगा। और गामा जो है मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है, 3 3 होता है। कितना होता है मोनोटोमिक के लिए, 5/3। 1.67 और डायाटोमिक के लिए कितना होता है गामा, 7/3 7/5। 7/5 और पॉली के लिए 4/3 4/3। तो इन डेटा को याद रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, कभी कभी गैसेस के मिक्सचर दे दिए जाते हैं, है ना। क्या करते हैं, गैस 2-3 गैस को मिक्स कर देते हैं, अब बोलते हैं कि अब बताओ उस मिक्सचर में साउंड का जो स्पीड होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, गामा मिक्सचर वाला यूज़ करना होगा। तो गामा ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आई थिंक तुम लोग को बताया गया होगा इसमें, केमिस्ट्री में कैसे निकालते हैं गामा ऑफ मिक्सचर, पता है क्या। बोलो। देखो, सीपी ऑफ पहले मिक्सचर निकाल लेते हैं कैसे आता है। सीपी ऑफ मिक्सचर जो आता है इसी से निकलेगा ना, जो भी निकलेगा सीपी अपॉन सीवी का फॉर्मूला है। तो सीपी ऑफ मिक्सचर आता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 N3 CP3 अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस ऑफ N2। उसी तरीके से CV मिक्सचर का आता है, that is equals to N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस ऑफ N2। अब अगर तुम्हारे पास CP ऑफ मिक्सचर आ गया और CV ऑफ मिक्सचर आ गया तो गामा ऑफ मिक्सचर निकाला जा सकता है, डेट इज इक्वल्स टू CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। कभी भी ये फॉर्मूला मत लगा देना कि गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है तो ये हो जाएगा, गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस ऑफ N2। गलत है ये, ठीक है, ये कभी मत अप्लाई करना। हाँ, एफ ऑफ मिक्सचर हम लोग Yes. निकाल सकते हैं। एफ ऑफ मिक्सचर अगर निकल गया तो इसमें वैल्यू को पुट करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। गामा ऑफ मिक्सचर हमारा ये भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ मिक्सचर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ मिक्सचर, ये भी। और एफ ऑफ मिक्सचर निकालने का सेम पैटर्न होता है एक्जेक्टली, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव आ गया, डेट इज रूट अंडर ऑफ गामा पी बाय रो। इसको और थोड़ा डिफरेंट वे में हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, और लिखने की हम लोग कोशिश भी करेंगे। उससे पहले देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव, पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बताओ, प्रेशर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो फिर स्पीड जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। अरे मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर अभी नहीं, अभी पहले प्रेशर है। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड वेव बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ऑफ पी बाय कांस्टेंट रहेगा। गामा पी बाय रो। जब मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो इसमें प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वी डब्ल्यू जनरली स्टूडेंट को लगता है कि बढ़ेगा, लेकिन तुम ये
नहीं देख पा रहे हो कि अगर प्रेशर बढ़ेगा जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे डेंसिटी भी बढ़ेगा, एयर की डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो अब उसका रेशियो बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, कहना थोड़ा हमारे लिए कांस्टेंट टफ रहेगा। है ना, हमारे लिए टफ है, ऐसे बोल नहीं सकते। तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में चेंज करूंगा। पहले PV इज इक्वल्स टू होता है nRT और P इज इक्वल्स टू N बाय V R इंटू टी होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं, मास ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू मोलर मास, कैपिटल M मैंने इधर लिखा है, R इंटू टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो ये बन गया P बाय रो इज इक्वल्स टू RT बाय M। यहाँ तक सभी को समझ में आना चाहिए अच्छे से, और इसी का वैल्यू हम लोग वहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो रूट अंडर ऑफ कितना आ जाएगा, गामा RT बाय कैपिटल M, गामा RT बाय कैपिटल M। और इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके रखना है, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है, जिसमें कि गामा क्या होता है, CP बाय CV, और R क्या होता है, बोलो, 8.314, और T क्या होता है, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम लोग वेव की स्पीड निकालना चाहते हैं। M क्या होगा, मोलर मास, है ना। तो मोलर मास अगर तुमने गैस फिक्स कर दिया है तो मोलर मास भी फिक्स हो गया है। टेम्परेचर तुमने चेंज किया नहीं, क्योंकि प्रेशर तुमने सिर्फ चेंज किया है, तो R और गामा तो चेंज हो नहीं सकता है। तो इसी तरीके से अगर तुमने प्रेशर को बढ़ाया या फिर घटाया तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी असर नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट, ठीक है क्या। यस सर। यस सर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। बिल्कुल, अब तो सामने सब कुछ दिख ही रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो वेलोसिटी ऑफ हाँ वेव सर। क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला रूट अंडर ऑफ गामा RT बाय M होता है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी आता है कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने या घटने से क्या होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में याद रखना कि जो डेंसिटी होता है ड्राई एयर का वो ज़्यादा होता है, और डेंसिटी जो वेट एयर का होता है, वेट एयर का मतलब क्या हो गया, भीगा हुआ हवा तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई, है ना। यस यस सर। ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, H2O, ठीक है। तो उस केस में जो डेंसिटी होता है एयर का वो घट जाता है, लेकिन अगर उसमें ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, विंड के कारण से भी हो सकता है, एक चीज़ और मैं बता रहा देता हूँ, इफेक्ट ऑफ विंड। विंड के कारण से भी हो सकता है, अगर लेट से कोई भी स्पीकर है इस जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है और ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये VW से जा रहा है, और इस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी है होगी कुछ VWIND लिख देता हूँ। तो रिजल्टेंट स्पीड इस मीडियम में कितनी हो जाएगी, नेट स्पीड ऑफ द वेव will be equals to velocity of wind प्लस वेलोसिटी ऑफ वेव, दोनों ऐड हो जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो विंड, तो इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा हो माइनस। तो माइनस हो जाएगा। सो नेट स्पीड ऑफ द वेव विल बी इक्वल्स टू वेव की स्पीड, साउंड वेव की स्पीड माइनस ऑफ
वेलोसिटी ऑफ वेव, ये चीज़ है। ये कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे? डॉपलर्स इफेक्ट में यूज़ करेंगे, तो इसे याद रखना, डॉपलर्स इफेक्ट में से यूज़ किया जाता है। चलो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। मैंने पहला क्वेश्चन तुम्हें बता दिया कि मिक्सचर वाला क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे। क्या मिक्सचर पूछ लेगा? बोलेगा कि H2 है और O2 है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो इस मिक्सचर में स्पीड क्या होगी साउंड वेव की? फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन दिस मीडियम एट टेम्परेचर T। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स और इसके नंबर ऑफ मोल्स जो लिए गए वो 1 लिए गए। बताओ, क्वेश्चन मान लो यही है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव कैसा आता है? रूट अंडर ऑफ गामा आर टी बाय एम। तो तुम्हें क्या क्या चीज़ निकालना है? गामा मिक्सचर का निकालना पड़ेगा, आर तो आर ही होता है, टी तो टी होता है, और एम तुम्हें मिक्सचर ऑफ निकालना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ तुम्हें मिक्सचर का निकालना होगा। तो गामा ऑफ मिक्सचर और एम ऑफ मिक्सचर निकालो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं गामा ऑफ मिक्सचर निकाल लेता हूँ। गामा ऑफ मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस ऑफ सॉरी एफ ऑफ मिक्सचर या फिर CP एंड CV ऑफ मिक्सचर। अगर मैं CP ऑफ मिक्सचर देखूंगा तो वो कैसे निकलता है? N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस ऑफ N2। क्या दोनों मॉलिक्यूल डायटोमिक है? बिल्कुल है। तो दोनों का CP का वैल्यू क्या सेम होने वाला है? बिल्कुल है। O2 का जो होगा CP का वैल्यू क्या वही H2 का होगा? हाँ वही होगा। तो यहाँ पे दोनों जो गैस है मैंने डायटोमिक ही मिक्स किया है, इसीलिए गामा ऑफ मिक्सचर भी क्या बनेगा? डायटोमिक का ही बनेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। या फिर तुम इधर से कैलकुलेट करोगे तो भी, Yes, sir. क्योंकि रेशियो सेम है ना, 1:1 में डाला है, 1:2 भी होता तो भी सेम होता है, डिफरेंट होता? तो भी सेम होता या डिफरेंट होता? तो भी सेम होता ना। N1 और N2 अगर डिफरेंट होता तो भी यहाँ पे गामा का जो वैल्यू है वो हमारा अनचेंज होता, क्योंकि दोनों डायटोमिक है। तो वापस से गामा ऑफ मिक्सचर कितना निकल के आ जाएगा? वही CP बाय CV निकाल लेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू, डायटोमिक का कितना होता है? 7/5। 7/5। तो ये गामा ऑफ मिक्सचर निकल गया। अब एम ऑफ मिक्सचर निकालना है, मोलर मास। एम ऑफ मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला क्या है? थर्मो में बताया गया होगा, केमिस्ट्री में, that N1 M1 प्लस ऑफ N2 M2 अपॉन N1 प्लस ऑफ N2, और ये हो जाएगा 1 इंटू M1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 1 इंटू 32 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय, ठीक है क्या? यस सर। बस अब वैल्यूज को पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बेसिकली मुझे बस इतना ही निकालना था, गामा ऑफ मिक्सचर एंड एम मिक्सचर, ये दोनों निकालना था, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। इसका दूसरा वेरिएंट क्वेश्चन का कैसा आता है वो देखते हैं। क्वेश्चन में इस तरीके से बोला जाएगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड in H2
and O2 at same temperature, रेशियो ऑफ स्पीड किसका, ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन H2 and O2 at same temperature, ये निकालने की बस है। ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। चलो तो देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। तो जो H2 होगा उस H2 वाले मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो होगा वो रूट अंडर ऑफ हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, गामा आर टी बाय एम ऑफ H2, और गामा जो होगा H2 का और O2 का दोनों का सेम होने वाला है, क्योंकि एज ए ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया था ये चीज़। और गामा ऑफ O2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ गामा आर टी बाय एम ऑफ O2। तो अगर हम लोग अच्छे तरीके से देखें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि हमारा टी कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर मास के। जैसे वेलोसिटी ऑफ H2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ O2 हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। और वैल्यूज पुट करो इधर 32 और 2, तो ये कितना आ जाएगा 4:1। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं हम लोग पावर। सर जरा ऊपर करो ना। देखो हम लोगों ने, याद करो वेव ऑन स्ट्रिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने पावर और इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था। क्या था फॉर्मूला, याद है क्या? हो गया सर। बोलो पावर का क्या फॉर्मूला था? जब हम लोगों ने वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा था तो उस समय पावर का फॉर्मूला क्या निकला था? पावर एवरेज निकालते हैं हम लोग, है ना? क्या निकला था, किसी को याद नहीं है? टोटल 4 टर्म होते हैं। हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर वेलोसिटी, हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दो में स्क्वायर है और दो में स्क्वायर नहीं है। इंटेंसिटी का वैल्यू क्या निकल के आता, हाफ ऑफ रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आया था। ठीक है, बहुत ही सिमिलर रिजल्ट्स हैं, याद रखना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है और यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। तो यहाँ पे भी हमें पावर निकालना है। पावर कैसे निकलेगा, देखो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होता है। और इसी से रिलेटेड हम लोग अगर प्रेशर वेव देखेंगे तो हो जाएगा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई/2, ये होता है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका लेना पड़ेगा, वेव का लेना पड़ेगा या पार्टिकल का? अरे वाइब्रेशन तो पार्टिकल कर रहा है तो पार्टिकल का लेना होगा। वेव तो बस उन सभी वाइब्रेशंस का एक क्या बोले रिजल्टेंट मोशन है। तो जो पावर होगा डेट पावर विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कैसे निकलता है बताओ, और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेलोसिटी तो ऐसे ही निकालते हैं। फोर्स कैसे निकलता है, क्या हम लोग प्रेशर से फोर्स निकाल सकते हैं क्या? अरे प्रेशर इनटू एरिया फोर्स ही तो होता है ना? तो पी नॉट इंटू ए साइन, इसको साइन ही रहने दो, कॉस बाद में लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई/2। और ये डेल एस बाय डेल टी, मतलब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्टिकल की वेलोसिटी दे देगी। तो इसको मैंने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कितना आ जाएगा बताओ टी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन? ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा एस नॉट साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये चीज़ आ जाएगा। तो क्या बन गया ये पी नॉट ओमेगा एस नॉट इंटू ए, ये टर्म को लिख लिया मैंने और इस टर्म को लिख लिया। ये क्या है, साइन कॉस बन जाएगा और ये तो कॉस में पहले से ही है, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ
के एक्स हो जाएगा। सो दिस इज द पावर, और ये जो पावर है वो इंस्टेंटेनियस पावर है, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, इसे हम लोग याद रख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, एरिया में। यहाँ पे ए को मैं अगर डिनोट करूँ तो दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज एरिया। लेकिन जो साउंड वेव होता है वो तो 3 डायमेंशनल वेव होता है, तो उसका एरिया निकाल पाना हमारे लिए हमेशा टफ होता है। ठीक है, स्ट्रिंग वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 डायमेंशनल वेव है, आगे की डायरेक्शन में जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर आर डिस्टेंस पे हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा एक स्फीयर ले लेंगे, बिल्कुल सही, उस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन हम लोग ज़्यादातर काम इंटेंसिटी में करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। अगर हम लोग कोई भी स्पीकर परचेज करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी और पावर दोनों देखते हैं। पावर इस बात को बताता है कि वो, अच्छा उसमें जो रेटेड पावर होता है और इनपुट और आउटपुट दो अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो पावर आउटपुट वाला से हमें ये पता चलता है कि वो कितना उस लोकेशन पे पावर देगा, मतलब कि साउंड, मतलब काइंड ऑफ आवाज़, कितना लाउडनेस होगा। लाउडनेस वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी एक बोलने का तरीका होता है कि कितना ज़्यादा तेज होगा आवाज़। तो तुम लोगों ने देखा होगा पावर रेटेड कितना होता है, 40 वाट का स्पीकर, 20 वाट का स्पीकर, 10 वाट का स्पीकर। जो पोर्टेबल स्पीकर होते हैं जो तुम्हारे हाथ में होते हैं या फिर अमेजोन वाला, वो 10 वाट का होता है, 10 वाट स्पीकर होता है जनरली, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, आसपास में हो सकता है। और जो तुम्हारे अच्छे स्पीकर्स होते हैं उसके पावर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 20 वाट, 30 वाट, 40 40 वाट। हाँ 40 वाट तो मतलब कि कम से कम अगर घर पे तुम होम थिएटर वगैरह लगा रहे हो तो 40 वाट वगैरह होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हें मज़ा आएगा देखने में। 50 वाट, 100 वाट बहुत बड़ा। तो वो पावर आउटपुट जो है वो हाईएस्ट क्या होगा? हाईएस्ट तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है सीरियसली। अब कंसर्ट वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्पीकर इनपुट्स लगा दिए जाते हैं। प्रॉब्लम ये भी होता है जितना तुम हाईएस्ट में जाओगे उतना क्लियरिटी खराब होती जाती है, प्रॉब्लम होता है उसमें, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से पावर जो है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बताता है। लेकिन तुम अगर इस जगह पे आ गए हो, स्पीकर से कुछ डिस्टेंस पे आ गए हो, तो मैं इस लोकेशन पे पावर 40 वाट नहीं बोल पाऊंगा। अगर यहाँ पे 40 वाट है तो यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा। ये फर्क पड़ता है पावर से। तो ज़्यादातर हम लोग इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटेंसिटी की बातें करते हैं। तो पहले पावर एवरेज निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर तो हम वो लोग तो इंटेंसिटी इंटेंसिटी। भी कम होगा ना। हाँ इंटेंसिटी आगे जाते जाते वो कम होगा। क्यों कम होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एरिया। अच्छा अभी डिस्कस करते हैं ना, इंटेंसिटी के टर्म्स में क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि एरिया उस समय नहीं रहता है हमारे पास, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए काफ़ी टफ है, तो इसीलिए अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो एरिया निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई एक डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स है तो उसका एरिया निकालना हमारे लिए टफ हो सकता है। ज़्यादातर काम हम लोग इंटेंसिटी में करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो पावर एवरेज कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर वाला टर्म है और इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी, ये काम हम लोग करते हैं। और ये जब निकालते हैं हम लोग पावर एवरेज, तो ये एवरेज हमारा कितना निकल के आता है, 1/2। अच्छा मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है बता सकते हो क्या, अगर कॉस का वैल्यू 1 हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। ये टर्म हो गया मैक्सिमम पावर। और एवरेज के लिए बस वही के सामने हाफ लगा दो, ये हो जाएगा एवरेज पावर। और ये है हमारा मैक्सिमम पावर, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ओमेगा एस नॉट इंटू, ये जी।
अब इसी को थोड़ा मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, मैं उसी फॉर्म में थोड़ा बहुत तो लाना चाहता हूँ ताकि इस फॉर्मूले को मुझे याद रखने में आसानी हो। हाफ ऑफ पी नॉट ओमेगा एस नॉट इंटू ए, ये इस तरह के फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में। तो इसको हम लोग क्या लिखें, पी नॉट की जगह पे मैं बी के एस नॉट लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ पी के एस नॉट ओमेगा एस नॉट इंटू ए, और ये हो जाएगा हाफ ए बी ओमेगा बाय वी, के को मैंने डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। यहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो ये भी एक फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि पावर जो है वो ओमेगा के स्क्वायर है और डिस्प्लेसमेंट के भी स्क्वायर है। ठीक है क्या? इसको और भी डिफरेंट फॉर्म में लाया जा सकता है इस फॉर्मूले को, क्योंकि पी नॉट इज इक्वल टू होता है बी के एस नॉट। तो मैं पी नॉट के टर्म्स में अब लाना चाहता हूँ, तो ये क्या कर लें, ए बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v है, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर, है ना। वैल्यू पुट कर लिया एस नॉट स्क्वायर का यहाँ पे, और ये पुट करने के बाद कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, ए बी पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। तो यह गया पावर एवरेज। तो फॉर्मूला किसी भी फॉर्म में निकाला जा सकता है, इवन किसी भी फॉर्म में तुम फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में फॉर्मूले को तुम यूज कर सकते हो। क्वेश्चन में जैसा वैल्यू गिवन होगा उसके हिसाब से तुम्हें फॉर्मूला यूज करना होगा। लेकिन एक बात ये कि पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट का स्क्वायर होता है, पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट का स्क्वायर होता है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। फ्रीक्वेंसी बोल लो या फिर तुम बोल लो ओमेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ और भी डिफरेंट फॉर्म में। इतने वेरिएशंस इसके हो सकते हैं। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर ऑफ बी बाई रो होता है, बिल्कुल। तो हाँ मैं क्या वी स्क्वायर इंटू रो इज इक्वल्स टू बी लिख सकता हूँ क्या, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे ध्यान में रखना। v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू रो, बहुत जगह पे यूज करते हैं, तो इसको पुट कर लो यहाँ पे, पावर एवरेज इज इक्वल्स टू ए इंटू वी स्क्वायर इंटू रो। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2b, और बी के एस नॉट भी यहाँ पे पुट कर लो। ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक निकाला हुआ है फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी एस नॉट है। इस फॉर्मूले को रहने दो। तो पावर एवरेज इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, ए बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v था, और अब मैं b के जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, तो पुट कर लो ए वी स्क्वायर इंटू रो ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ रहा है बताओ। एक v से v कैंसिल आउट हुआ, तो a
वी AV rho ए वी S रो naught square. ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। ये क्या चीज होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। हम लोग एम्पलीट्यूड नहीं है यहाँ पे। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया। रो इंटू ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। और वेव ऑन स्ट्रिंग में हम लोगों ने पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा था? हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या रो इंटू ए इज इक्वल टू म्यू होता है? याद है क्या? वेव ऑन स्ट्रिंग में लिखा था, याद है कि नहीं? अरे वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोगों ने रूट अंडर ऑफ टी बाय म्यू लिखा था ना, याद आया क्या? आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो ये म्यू यहाँ पे रिप्लेसेबल है। तुम काइंड ऑफ इस तरीके से याद करके रख सकते हो कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है एग्जैक्टली सेम टू सेम इस जगह पे फॉर्मूला। बस हर एक चीज़ को मैं डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे म्यू था मास पर यूनिट लेंथ, ये था वेलोसिटी ऑफ वेव, और ये क्या है? ओमेगा एज इट इज। ए इज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ये क्या चीज़ है? रो है डेंसिटी, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, ओमेगा ओमेगा ही होता है, पता है तुम्हें। और एस नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड। यहाँ पे ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन एस नॉट डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड मत लिख लेना, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसका होता है? ये भी तो पार्टिकल जो डिस्प्लेस कर रहा था उसी का एम्पलीट्यूड था, बिल्कुल। और यहाँ पे भी जो पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहे हैं आगे के डायरेक्शन में, उसको बस एस नॉट से डिनोट किया जा रहा है, वही एम्पलीट्यूड। मेरी बात आई थिंक तुम लोग को क्लियर होगी। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया जिस तरीके से तुम पावर एवरेज याद रख सकते हो हर एक में, चाहे तुम साउंड वेव बोल लो चाहे वेव ऑन स्ट्रिंग बोलो, लगभग लगभग वही फॉर्मूला है। साउंड वेव में अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो मास पर यूनिट लेंथ नाम का चीज़ होता नहीं है, डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से बस रिलेट जरूर कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, हम लोग इंटेंसिटी की बातें करते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ वेव। नहीं, मैं जनरल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने पावर तो निकाल ही लिया, पावर एवरेज कितना निकाल लिया? हाफ ऑफ रो ए वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट का स्क्वायर। इसी का वैल्यू अगर मैं पुट कर लूँ तो क्या इंटेंसिटी एवरेज आ जाएगा? इंटेंसिटी एवरेज कितना निकल के आया? बस इसको एरिया से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा हाफ ऑफ रो वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। इससे अच्छा फॉर्मूला तुम्हें कहीं पे मिल सकता है क्या? सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज़ किया है कहाँ पे? वेव ऑन स्ट्रिंग में, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। दूसरी जगह पे पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में फॉर्मूले को निकाला जाता है और दिया जाता है। इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, उसका कौन सा फॉर्मूला दिया जाता है इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी का? ये वाला दिया जाता है। इसमें तुम ए से डिवाइड कर लो तो एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगा, वी पी नॉट स्क्वायर बाई टू बी। वी पी नॉट स्क्वायर बाय टू बी, दिस इज ऑल्सो एवरेज इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो, और कभी कभी इससे भी आंसर आता है, लेकिन मुझे कभी याद नहीं रहता, मुझे बस ये याद रहेगा। और मैं हर एक चीज़ का वैल्यू डिफरेंट वे में पुट करके इस फॉर्मूले में कन्वर्ट जरूर कर सकता हूँ, कि याद रखने के लिए बहुत चीज़ें हमारे पास, एक दो चीज़ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों
तुम याद रख लो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रहती नहीं है यार। यहाँ पे भी देखो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी अगर तुम ए से डिवाइड कर लो तो तुम्हारा बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई बी, वो भी तुम्हारा एक फॉर्मूला बन जाएगा इंटेंसिटी का। लेकिन ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला कहीं पे भी गिवन नहीं होता, तो इसे हम लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। और स्ट्रिंग के केस में जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो कितना था, हाफ ऑफ रो बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जिसमें कि रो इज द डेंसिटी, v इज द स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रिंग वेव, ओमेगा ओमेगा ही होता है, a इज द एम्पलीट्यूड स्ट्रिंग का, और इस जगह पे रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम, v साउंड वेव की स्पीड ओमेगा ओमेगा, और s नॉट डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड। तो ये इंटेंसिटी एवरेज है। अगर तुमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी बताओ कितना हो जाएगा, तो हाफ को बस हटा देना है, रो वी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाला टर्म था ना, याद है ना, पावर में कॉस स्क्वायर वाला टर्म था, उसी तरीके से इंटेंसिटी में भी कॉस स्क्वायर वाला टर्म आएगा। तो कॉस का जब वैल्यू 1 होगा तो उस समय इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। ये चीज़ों को याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर हो जाते हैं। तो मेरी बात आई थिंक तुम लोग को समझ में आई होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और इस पे क्वेश्चन सिंपल से आएंगे, बोल दिए जाएंगे दो वेव है सेम मीडियम में है और दोनों जो है का टेम्परेचर जो है डिफरेंट, और जो साउंड वेव है दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो बोला गया कि इंटेंसिटी बताओ उस दोनों मीडियम में कितना होगा, या फिर रेशियो पूछा जा सकता है। वैसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। समझ में आएगा सबको? यस सर। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, डेट इज वेव फ्रंट्स। ये जो चीज़ अभी हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़ हम लोग वापस से वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। वेव फॉर्म्स या फिर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट्स याद होगा जब मैंने साउंड वेव स्टार्ट किया था उस समय वेव के बारे में मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेव्स होते हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग में बताया था डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेव्स हो सकते हैं। हमारा 1 डायमेंशनल वेव हो सकता है, 2 डायमेंशनल वेव हो सकता है, 3 डायमेंशनल वेव भी हो सकता है ना। 1 डायमेंशनल वेव का मतलब कि जो डिस्टर्बेंस है वो सिर्फ सिंगल डायमेंशन में मूव करे, 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशन में डिस्टर्बेंस मूव करे, और 3 डायमेंशनल में तीनों डायमेंशन में करे। जैसे कि साउंड वेव हमारा कैसा 3 डायमेंशनल वेव है, तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 तरह के वेव फॉर्म्स या फिर वेव फ्रंट भी बनते हैं हमारे। तो पहला जो है 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस होंगे, तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म्स होंगे। वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करते हैं वो हम लोग पहले बाद में देखेंगे, पहले मैं इसको सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा। लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का क्या मतलब हुआ, कोई ऐसा सोर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जैसा नाम वैसा काम। पॉइंट सोर्स मैं बता सकता हूँ जैसे कि एक छोटा सा बल्ब ले लो, बहुत ही छोटा सा राइस बल्ब या फिर एलईडी बल्ब होता है। वो बल्ब क्या करता है, चारों ओर एनर्जी को इमिट करता है, रोशनी चारों ओर देता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक साउंड सोर्स है, स्पीकर तुमने अगर रख दिया यहाँ पे बीच में, तो जो वेव्स होंगे वो चारों ओर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। तो मानो कि तुमने ये स्पीकर को जस्ट t इज इक्वल टू 0 पे ऑन किया, तो t इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही ऑन किया तो वेव्स निकलना स्टार्ट होगा।
t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या ये वेव प्रोपोगेट करके आगे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे मान लो पहुंच गया, ठीक है। और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं करेगा, ऐसे ऐसे अनगिनत वेव्स इससे बाहर निकल रहे होंगे, और इससे अनगिनत वेव्स t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना पहला वेव किया। इनफैक्ट इससे निकलने वाले सारे वेव्स उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और सभी का क्या मैं फेज भी एग्जैक्टली सेम बोलूँगा 1 सेकेंड के बाद? बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? क्योंकि अगर सारे वेव्स एक साथ निकल रहे हैं, मैं इसको एक साथ ड्रॉ भी कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, सारे वेव्स एक साथ निकल रहे हैं, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड बोलो या फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बोलो, सभी पार्टिकल का फेज क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा। है ना। इन सभी वेव्स को 1 2 3 4 को मैंने पैरेलली बनाया समझने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये जो वेव्स हैं सभी ने सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है और सभी का जो फेज है वो भी सेम। और मैं इसको अगर सारे डॉटेड लाइन को ऐसे ऐसे बहुत सारे वेव्स होंगे, मैं बना नहीं पाऊंगा, इतना सारा वेव्स है, ये बहुत सारे वेव्स होंगे, ऐसे ऐसे करके इन सभी वेव्स को कनेक्ट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। सर्कल। और जैसे ही सर्कल बोला गलत हो गया उसी टाइम। क्यों? हम लोग 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, तुमने 2 डायमेंशन की बातें बता दी। क्या बनेगा ये? स्फीयर। स्फीयर, है ना, ये बनेगा स्फीयर। तो वेव फ्रंट स्फेरिकल हो गया। ये जो डॉटेड लाइन से हमने एक बड़ा सा स्फेयर बनाया है, इसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, इसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेव है, ये जो वेव है, इस लोकेशन पे जो वेव है, क्या इन सभी वेव्स का फेज सेम होगा? या फिर बोल सकता हूँ कि हाँ। सभी के बीच में फेज का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0। ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम फेज और द फेज डिफरेंस बिटवीन ईच पार्टिकल इज 0। दोनों बात एक ही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो तुम मुझे अब बताओ कि वेव फ्रंट का क्या डेफिनेशन होना चाहिए? आई थिंक समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर भी तुम मुझे बताओ कि वेव फ्रंट का डेफिनेशन अब क्या होना चाहिए? हम्म, क्या डेफिनेशन होना चाहिए? ये बना हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। सर्कल पढ़ाया है तुम लोग को मैथ्स में? नहीं सर। फोर्थ लेवल तक का। अच्छा, लोकस के बारे में बताया? हाँ। हाँ। तो लोकस क्या होता है? लोकस को इक्वेशन हम ऑफ लोग क्या बोलते गिवन हैं? पॉइंट की हाँ, ट्रेजेक्टरी। मैंने अगर एक कंडीशन दे दिया तो उस कंडीशन से मतलब कि पास करने वाले जितने भी सारे लाइंस होंगे वो लोकस कहलाएंगे, है ना। उस पॉइंट से पास करने वाला जो भी लाइन होंगे वो लोकस ऑफ द लाइंस वगैरह कहलाएंगे। तो मैं इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ? तो दिस वेव फ्रंट इज द बेसिकली द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम फेस। समझ में आया क्या? वेव फ्रंट, वेव फ्रंट is
the locus of all the points having same phase। तो ये इसका वेव फ्रंट का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन कम ही काम आएगा, लेकिन जो मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग वो ज़्यादा काम आएगा। जहाँ पे हर एक पॉइंट का फेज सेम हो और मैं उन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो जो शेप बन रहा है उसे ये हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। तो जैसे कि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिले और उन सभी का फेज क्या था, सेम था, मैंने उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये मुझे सिर्फ 2D में दिख रहा है, लेकिन ये 3D में भी होगा। तो ये जो शेप मुझे दिया वो है स्फेरिकल शेप, तो इसे हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट हमारा कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। बहुत अच्छी बात है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अब इसमें इंटेंसिटी की बात करनी है मुझे, ये तो मैंने बस छोटा सा पार्ट बताया, इसमें इंटेंसिटी का बात करना, और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। मैं इसको दूसरे वे में समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि इस जगह पे सन है और इस जगह पे अर्थ है। सन ने एनर्जी इमिट किया चारों डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ के डायरेक्शन में इमिट कर रहा है, चारों ओर इमिट कर रहा है, बिल्कुल। तो सन एनर्जी इमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो क्या बन गया, पावर। और बोला जाएगा कि अगर सन एनर्जी इमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो वो बन जाएगा इंटेंसिटी। मैं दो लोकेशन ले रहा हूँ, एक लोकेशन है 1 और दूसरा लोकेशन है 2, अर्थ जहाँ पे, और इस जगह से डिस्टेंस है R1, इस जगह से डिस्टेंस है R2। R1 R2 नहीं लेते हैं, इसको D1 एंड D2 बोल देता हूँ, D1 एंड D2। और अर्थ का रेडियस हम लोग RE से डिनोट करेंगे, सन का रेडियस का ज़रूरत आई थिंक नहीं। ये तो फर्स्ट वाले लोकेशन पे और सेकंड वाले लोकेशन पे हम लोग क्या चीज़ सेम बोलेंगे, क्या चीज़ डिफरेंट बोलेंगे, उस पर कमेंट करना, ठीक है। तो पावर के बारे में हम लोग पहले कमेंट करते हैं और फिर हम लोग इंटेंसिटी के बारे में कमेंट करते हैं। इसने जो एनर्जी इमिट किया है वो ई नॉट होगा, क्या वो डिफरेंट डायरेक्शन में एनर्जी होगा, बिल्कुल ना। और यहाँ पे जब मैं 1 पॉइंट पे एनर्जी की बात करूँगा, तो वो जो एनर्जी है वो बिखर चुका है, वो एनर्जी इतने से में बिखर चुका है। तो फर्स्ट वाले लोकेशन पे और सेकंड वाले लोकेशन पे पावर सेम होगा या डिफरेंट। यहाँ पे पावर को किस तरीके से डिफाइन करा जाएगा, पावर ऑफ सन इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। बताओ फर्स्ट वाले लोकेशन पे पावर सेम होगा या डिफरेंट होगा, और सेकंड वाले लोकेशन पे पावर क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा फिर, इस जगह पे जो पावर होगा और इस जगह पे जो पावर होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों डिफरेंट नहीं होगा, ये दोनों सेम होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो एनर्जी पर यूनिट टाइम मिल रहा है उतना ही एनर्जी पर यूनिट टाइम तो वही उतना ही मिल रहा है, क्योंकि ये रेज जो है वो आगे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इधर है इंटेंसिटी I1 और इस जगह पे इंटेंसिटी I2। बताओ इंटेंसिटी I1 I2 सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है तो कौन सा ज़्यादा है, डिफरेंट है। P1 ज्यादा इंटेंसिटी, कौन सा ज़्यादा होगा, I1 I1 ज्यादा, I1 I2। I1 ज्यादा। I1 जाता होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो I1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इंटेंसिटी 2 क्या होगा, कम होगा। दोनों की इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई।
I1 ज़्यादा हो गया और I2 क्या कम हो गया। क्यों कम हो गया, ऐसा क्या हुआ, ताकि इंटेंसिटी को हम लोग इसमें कम बोल रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो, हाँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पर यूनिट टाइम, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एरिया हमारा बढ़ गया। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। मान लो कि इसने ई नॉट इमिट किया, तो सन के पास, तो इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वन वाले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ पावर का। तो पावर जो वन होगा वो कितना हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई टी, और P2 के लिए भी यही होगा। लेकिन अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई टू इंटू एरिया वन, और एरिया वन कितना हो जाएगा, बोलो 4 पाई, पर कितना था, D1 था, D1 D1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकेंड वाले पॉइंट पे बात करते हैं, पावर वन पावर टू कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई टू, ई नॉट बाई टी, और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी सेकेंड वाले लोकेशन पे, ई नॉट डिवाइडेड बाय टी इंटू ए टू, विच इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाई टी, ए टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई D2 का होल स्क्वायर। और इसे हम लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय द एरिया विच इज 4 पाई D1 स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय 4 पाई D2 स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इंटेंसिटी को देखते हैं। तो अर्थ ने कितना एनर्जी रिसीव किया, अर्थ ने कितना एनर्जी रिसीव किया, हमें वो निकालना है, या फिर पावर अर्थ ने कितना रिसीव किया, हमें वो निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, पावर रिसीव्ड बाय अर्थ, बोलो कितना होगा पावर रिसीव्ड बाय अर्थ, ये सन है और ये अर्थ है। ये जो लाइट रेज इस तरफ से निकल रहे हैं, क्या ये लाइट रेज, अच्छा, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर अपॉन एरिया होता है। तो पावर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो इस लोकेशन पे जो इंटेंसिटी है वो कितना है, I2 है, उसको मुझे एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है अर्थ का एरिया, कि कितने से पार्ट में वो एनर्जी फॉल कर रहा है, कितना रिसीव कर रहा है। ऐसे एनर्जी तो हर एक डायरेक्शन में सन इमिट कर रहा है, लेकिन क्या ये एनर्जी अर्थ रिसीव कर पा रहा है, क्या नहीं। तो एरिया मुझे उतना ही लेना है जितना कि अर्थ एनर्जी को रिसीव कर पा रहा है। तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, और ये जो पावर है ये अर्थ जो रिसीव कर रहा है वो पावर है, सन का पावर नहीं। तो इंटेंसिटी मुझे 2 लेना पड़ेगा, इंटेंसिटी 2 इंटू एरिया ऑफ द अर्थ। इंटेंसिटी 2 कितना है, ऊपर हम लोगों ने निकाला है, दिस मच, पावर ऑफ द सन डिवाइडेड बाय 4 पाई D2 का स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया ऑफ अर्थ कितना लिखेंगे, कोई बता सकता है क्या, एरिया ऑफ अर्थ कितना लिखेंगे, अगर रेडियस ऑफ अर्थ को मैं RE एज्यूम कर लूँ तो, बोलो 2 पाई आर स्क्वायर, कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई R स्क्वायर, क्यों, सर्कल है क्या, रीजन बताओ, 2 पाई R स्क्वायर कैसे, सर्कल भी नहीं हुआ तो, कोई बता सकता है, हाँ, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर है, मतलब कि अगर हम लोग लाइट को एज्यूम करें तो वो कितने से पार्ट में फॉल हो रहा है, 2 pi r square. आधे वाले पार्ट में फॉल हो रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट में फॉल हो रहा है क्या, नहीं।
तो मुझे एरिया कितना लेना चाहिए, इतना सा, और ये तो स्फेरिकल है। तो बहुत बढ़िया लॉजिक, सबको ऐसे ही करते हैं, सेम लॉजिक लगाते हैं कि हाँ ये 2πr² एरिया लेना चाहिए हम लोग को। हमारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसर है गलत। हर एक को ऐसे ही बोलते हैं, फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, लेकिन अब से तुम लोग को याद रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जब हम लोग लिखते हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर वाला होता है। अब आया ना ट्विस्ट। हर एक जगह पे सिर्फ इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया लिखा जाता है, लेकिन एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर एरिया होता है। और यही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनर्जी फॉल कर रहा है वो तो ऐसे फॉल कर रहा है, और इसका एरिया है वो ऐसे है। ठीक है, एरिया क्या है, ऐसा। ये वाला तो ऐसे करके फॉल कर रहा है, एरिया ऐसा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मुझे एरिया लेना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, अगर मान लो लाइट इस तरफ से फॉल कर रही है, तो यहाँ पे एक वाइट बोर्ड रखा तुमने, तो इस पे क्या करेगा, शैडो कास्ट करेगा। ये होता है इसका प्रोजेक्टेड एरिया। और इसका शैडो कैसा होगा बताओ? सर्कल। सर्कल। बिल्कुल। तो इसका एरिया कितना होगा? बोलो, इसका एरिया कितना हो जाएगा? πr²। है ना? तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्रोजेक्टेड एरिया। हेमिस्फीयर का एरिया हम लोग नहीं लेंगे। तो इधर से हमारे पास पावर मतलब कि एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम बाय अर्थ, पर यूनिट टाइम बाय अर्थ इज दिस मच, और प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा πr²। ये बहुत जगह पे इम्पॉर्टेंट है ये वर्क, ये तुम लोग को काम आएगा कहाँ कहाँ पे मैं बताता हूँ। ये वेव ऑप्टिक्स में काम आता है, और हीट में काम आता है, साउंड वेव में भी काम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद कर लो कि हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं। प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट तो बहुत जगह पे लगेगा, ठीक है, जब भी इंटीग्रेशन वगैरह करना होता है वहाँ पे भी लगता है। अच्छा, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग वापस से यूज़ करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में ये इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया का फॉर्मूला यूज़ होता है। उसमें एरिया जो होता है परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं रेडिएशन प्रेशर में, उस समय और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैंने बता दिया, और इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन तुम्हारे शीट में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो साउंड वेव भी क्या है हमारा, थ्री डायमेंशनल वेव है, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये भी हमारा 3 डायमेंशनल वेव है। तो लगभग ये जो काम किया है हमने वो साउंड वेव के लिए भी वैलिड है। तो एक बात मुझे बस इसमें ये डिस्कस करना था कि जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ, इस जगह पे कोई सोर्स है, तो जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया, या फिर मैं बोल सकता हूँ एरिया हो जाएगा 4πr², और इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बराबर I1 ग्रेटर देन I2 होगा। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। हमें ये भी पता है कि इंटेंसिटी जो है वो S0 के स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है क्योंकि इस लोकेशन पे इंटेंसिटी घट रहा है तो S0 भी घटेगा, मतलब कि P0 भी घटेगा। फ्रीक्वेंसी भी घटेगा क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रॉपर्टी हो गया, वो नहीं घटेगा। फ्रीक्वेंसी एक बार हो गया तो हो गया, वो कांस्टेंट रहेगा, वैसे ही आगे चलते जाएगा। तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी का रिलेशन हम लोग एम्पलीट्यूड से निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों डेटा को कंपेयर करूं तो उससे ये पता चलता है कि दैट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²।
या फिर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा। तो वेव जो आगे बढ़ रहा है वो वेव इक्वेशन भी चेंज होगा, क्योंकि जो वेव आगे बढ़ रहा है उसको हम लोगों ने इस तरीके से डिनोट किया था, S इज इक्वल टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, या फिर P इज इक्वल टू पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव, इस तरीके से डिनोट किया था, जिसमें कि एस नॉट को कांस्टेंट बोल दिया था। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वेव आगे जा रहा है वो घटते जा रहा है, तो उसे इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव बाई। हालांकि क्वेश्चंस आज तक मैंने इस पे देखे नहीं ना कुछ ज़्यादा, लेकिन इस पे जरूर क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और पी नॉट पे रिलेशन वाला क्वेश्चन तो तुम्हें आएगा, इस पे उतना क्वेश्चन नहीं है। तो ये था हमारा सिर्फ पॉइंट सोर्स के लिए, तो पॉइंट सोर्स के लिए हम लोग ऐसा बात बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स, दैट इज लाइन सोर्स। इनफाइनाइट, सर हाँ एक सेकंड, एक ऊपर का पेज सेकंड देखो, एक सेकंड बचा हुआ है या एक सेकंड देखना है? ऊपर देखना है सर। इस जो भी चीज़ पढ़ा है तुमने रिवाइज जरूर कर लेना इस पे, जैसे जैसे तुम सीट के क्वेश्चंस करते जाओगे तुम्हें आइडिया लगते जाएगा कि क्या क्या चीज़ तुम्हें याद रखना है और क्या क्या चीज़ को तुम रिलैक्स उतना रिवीजन नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं पता चलने वाला। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आज जैसे ही क्लास ख़त्म होगा होमवर्क कंप्लीट कर लेना, तो तुम्हें अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, बस उसे ही तुम्हें अच्छे तरीके से याद करके रखना है। अब इनफाइनाइट लाइन सोर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताओ इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, और इनफाइनाइट लाइन सोर्स अगर हुआ तो कैसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ट्यूबलाइट मान लो, है ना, ट्यूबलाइट, क्या ट्यूबलाइट हर एक डायरेक्शन में इमिट करता है? बिल्कुल हाँ। और क्या लाइन सोर्स है? बिल्कुल हाँ। उसी तरीके से अगर साउंड के लिए मुझे एज्यूम करना हो तो कैसा एज्यूम कर लें? एक टावर वाला स्पीकर, है ना, वो स्पीकर एज्यूम कर लो। तो ये क्या करेगा, हर एक डायरेक्शन में वेव को इमिट करेगा, तो इसका वेव फ्रंट क्या हो जाएगा? तो तुम ऐसा करो कि स्विच जस्ट ऑन करो स्पीकर का और टी टाइम के लिए वेव को प्रोपोगेट करने के लिए छोड़ दो। तो वेव को जैसे ही प्रोपोगेट करने छोड़ेंगे टी टाइम के लिए, टी टाइम के बाद हर एक वेव्स कोई एक लोकेशन पे पहुंच चुका होगा, और उन सभी पॉइंट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद तुम्हें कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा ये? सिलेंडर। सिलेंड्रिकल। तो वेव फ्रंट क्या बना हमारा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये 3 डायमेंशन में, हालांकि दिख रहा है 2 डायमेंशन में, यहाँ से वेव इस तरफ भी होगा, ऐसे भी होगा, इधर भी निकल रहा होगा, 3 डायमेंशन में। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आया। देख लेना इस पर, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब हम लोग इसमें वही काम करेंगे, फिर से इंटेंसिटी की बातें करेंगे। इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। अब आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग जाएंगे और लेंथ अगर हमारा एल है तो एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया लेना पड़ता है, विच इज पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इंटू एल।
सरफेस एरिया। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई भी एक लाइन सोर्स होगा तो उसके लिए हमारा इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। और हमें ये भी पता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग अच्छे तरीके से एक साथ देखें तो एस नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ऑफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट होगा। तो जो फाइनल हम लोग वेव फंक्शन लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। लेट एस इज इक्वल्स टू एस नॉट अंडर ऑफ आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स और p इज इक्वल्स टू पी नॉट बाय रूट अंडर ऑफ आर cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ऐसा नेक्स्ट एक और हो सकता है, क्या हो सकता है बोलो? फाइनाइट। कैसा सोर्स बना सकते हैं? देखो दो तरीके से इस चीज को लिखा जाता है। थर्ड, प्लेनर सोर्स या फिर सोर्स एट इन्फिनिटी। ये दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि मान लो तुम्हारा डिस्प्ले है मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का स्क्रीन कितना होता है? बहुत बड़ा सा होता है। तो क्या मैं एक ऐसा लाइट सोर्स मान सकता हूँ जो कि इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है और इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है, चारों यस डायरेक्शन सर। में इनफाइनाइट है ना? इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक गया हुआ। तो लाइट किस तरीके से इमिट करेगा वो? ऐसा। तो टी टाइम में क्या हर एक वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा, जब सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा तो वो एक प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? सर 2 मिनट। हाँ जी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। है ना? तो ये हमारा प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। प्लेनर वेव फ्रंट। तो सोर्स एट इन्फिनिटी को हम लोग इस तरीके से सोच सकते हैं। प्लेनर वेव फ्रंट तो हम लोग ने देख लिया कि जैसे एलईडीज वगैरह हैं यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए, तो जो वेव्स निकलेंगे वो सारे के सारे पैरेलल होंगे और उन सभी पे मैं अगर ड्रॉप करूँगा तो ये एक वेव फ्रंट जो बनेगा प्लेनर बनेगा। अब जैसे कि मैं सन को एज्यूम कर लूँ, इस जगह पे सन है और इस जगह पे अर्थ है, क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है? काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसको मैं इन्फिनिटी की तरह एज्यूम कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा है तो सन से अर्थ के ऊपर जो लाइट रेज आ रहे हैं वो सारे के सारे पैरेलल होंगे। वो पैरेलल होंगे। सर लाइट रेज तो ऐसे करके देखो निकल रहे हैं, बोलो क्यों पैरेलल होंगे? रीजन तुम खुद बता सकते हो। क्योंकि जो अर्थ है वो एक पॉइंट की तरह है सन के रेस्पेक्ट में, है ना? और उससे जो लाइट रेज निकल रहे हैं वो हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है। सन से तो हर एक डायरेक्शन में निकल रहा है, लेकिन क्या ये लाइट रे अर्थ को पहुंच रहा है? क्या नहीं। अर्थ को कौन सा लाइट मिल रहा है? ये वाला लाइट मिल रहा है। दूसरा कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है। तीसरा कौन सा मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है। क्या ये सारे लाइट रे ऑलमोस्ट पैरेलल है? ऑलमोस्ट यस पैरेलल है। सर। और तुम अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगे तब तो सारे लाइट रेज ऐसे ही पैरेलल हो जाने वाले, है ना? तो अगर सोर्स हमारा इन्फिनिटी पे है तो सारे लाइट रेज कैसे हो जाएंगे या फिर सारे वेव्स कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और अगर कोई भी वेव्स पैरेलल हैं तो उसके जो वेव फ्रंट होंगे वो कैसा होगा? प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर। उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेनर।
अब इंटेंसिटी की बात करते हैं हम लोग। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। तुम मुझे बताओ, अगर ये लाइट रेज इसी तरीके से पैरेलली आगे के डायरेक्शन में चलते जाए तो इंटेंसिटी कभी कम होगी या नहीं होगी? कभी कम नहीं होगा। एरिया तो देखो उतना ही रहा। एरिया चेंज हुआ क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज हुआ। और इसी का फायदा हम लोग लेजर लाइट से उठाते हैं। लेजर लाइट में क्या होता है ना, रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके से होता है कि जो सारे रेज होते हैं वो एग्जैक्टली पैरेलली निकलते हैं बाहर। और अगर तुमने एक बार लाइट रेज को पैरेलल कर दिया तो कितना भी दूर जा सकता है। बस एटमॉस्फेयर होगा तो वो थोड़ा बहुत लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। अदरवाइज अगर ये लाइट रेज पैरेलली है तो इंटेंसिटी कम नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि ये लाइट जो है पॉइंट सोर्स वाला बहुत दूर नहीं जाएगा, जाएगा, बहुत दूर जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर जाने के बाद सिंगल रे बच जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी कम, तुम्हें दिखेगा नहीं। हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी होती है, किसी भी चीज़ को सुनने के लिए इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी होती है। तो इसीलिए लेज़र लाइट जब निकलते हैं तो बहुत दूर तक हम लोग उसको देख पाते हैं, क्योंकि रेज होते हैं पैरेलल और उसकी इंटेंसिटी लोकेशन पे घटती है। तो इंटेंसिटी इसका क्या हो गया? कांस्टेंट। इंटेंसिटी हो गया कांस्टेंट। और इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट हो गया तो जो एम्पलीट्यूड है या फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड है या फिर जो भी एम्पलीट्यूड है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? डिस्टेंस के साथ घटेंगे नहीं, वो हो जाएंगे कांस्टेंट। तो ऐसे टाइप ऑफ सोर्स के लिए जो वेव फंक्शन लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते थे वेव ऑन स्ट्रिंग में, चाहे यहाँ पे, हम लोग हमेशा क्या सोर्स एज्यूम करके चल रहे हैं? प्लेनर सोर्स। सारे ऐसे वेव्स हैं जो कि प्लेनर पैरेलल हैं। पैरेक्सियल रेज जिसको बोलते हैं ना, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, पैरेक्सियल रेज। सारे रेज पैरेलल हैं तो पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज। ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करके मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ऐसा हो सकता है। लेट्स से कि I naught is the intensity at a distance of r from point source. From a point source. Find the distance at which its intensity becomes half of initial. सॉल्व करो इसको। बेसिक क्वेश्चन दिया, देखो सॉल्व करते हैं। √2r. इंटेंसिटी आई नॉट बताया गया, इज द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। तो पहले एक फिगर बनाया, एक पॉइंट सोर्स है, आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट है। तो बोला गया फाइंड द डिस्टेंस एट विच द इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी एट वन लोकेशन अपॉन इंटेंसिटी एट टू लोकेशन इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो I1 कितना है? आई नॉट है। I2 कितना है? आई नॉट बाई 2 है। R2 मुझे निकालना है। R1 का वैल्यू कितना है? R है, स्क्वायर कर लो।
आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर हट जाएगा, सो R2 विल बी इक्वल्स टू √2 R। ये आंसर है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। ये बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से करते हैं। इसमें लाउडनेस हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसका एप्लीकेशन अभी और ज़्यादा आने वाला है। ये जो अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा, इसका एप्लीकेशन और ज़्यादा आएगा। चलो अब एक्सरसाइज 1 में हम सेक्शन A B C कर सकते हो। C देखो तो कौन सा है C सेक्शन? सर इंटेंसिटी ऑफ साउंड है और डेसिबल स्केल। 4 मिनट है को मतलब लाउडनेस है ना, तो C वाले में तुम रहने देना, A और B कर लेना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन A एंड B, और वेव ऑन ए स्ट्रिंग का वेव ऑन ए स्ट्रिंग में तुम कर लो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट कर लो। इतना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।